नमस्कार मित्रों। आज हम नई यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं, यूनिट 9 जो योग के शिक्षण से संबंधित है। योग के शिक्षण के संदर्भ में क्या-क्या प्रविधियाँ हैं, अच्छे शिक्षण के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या-क्या उसके अंदर लेसन प्लानिंग हो, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उन सब बातों पर वहाँ पर चर्चा की गई है। और इसमें कैवल्य धाम से प्रकाशित बुक है आपकी योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। 90% जो क्वेश्चंस है आपके उसी पुस्तक से आते हैं। प्रश्नों का जब अध्ययन आप करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे जब, तो आप देखेंगे कि अ, लगभग 70 to 80% जो प्रश्न हैं आपके वे रिपीट होते हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभपूर्ण रहेगा। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि हम आपकी परीक्षा की तैयारी में कितना सहयोग कर पा रहे हैं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हमें और क्या सुधार करना चाहिए, जिससे आपको और अधिक लाभ हो सके। उन सब बातों को आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं जनवरी 2017 से, बिल्कुल प्रारंभ से ही। प्रश्न है कि योग कक्षा आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो योग कक्षा का जो प्रारंभ है, वो प्रार्थना के साथ किया जाता है। या तो प्रार्थना हो गया, या किसी मंत्र के जप के माध्यम से कर सकते हैं, या ओम के उच्चारण के माध्यम से कर सकते हैं। तो वहाँ उस पुस्तक में क्रम दिया गया है कि जब हम योग कक्षा प्रारंभ करते हैं, तो पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें। आगे उसके संदर्भ में प्रश्न आएँगे। जब प्रश्न आएगा तो सीक्वेंस मैं आपको बता दूँगा, जो उस पुस्तक में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं है, बहुत साधारण सा प्रश्न है कि योग कक्षा का प्रारंभ किससे करेंगे? प्रार्थना से करते हैं, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन-सा है? तो कम्युनिकेशन हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल से पता है कि जो अक्षरात्मक है, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, चाहे वो मौखिक रूप से ओरल हो या लिखित रूप से रिटन हो, वो दोनों के दोनों आपके वर्बल ही कहलाते हैं, मौखिक भी और आपका लिखित भी, गैर मौखिक भी। लेकिन उस वर्बल से अलग, उस शब्दात्मक दृष्टि से अलग जितना भी कम्युनिकेशन है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, शरीर के हैं, आई के हैं, या शब्दों के बोलने में भी जो अलग-अलग प्रकार की टोन है, पिच है, जिसको पैरा लैंग्वेज कहा जाता है, वे सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, ये नॉन वर्बल में आएगा। बॉडी पोस्चर्स, शरीर के खड़े होने का ढंग, ये भी नॉन वर्बल में आएगा। फेशियल एक्सप्रेशन है, मुख की अभिव्यक्तियाँ, ये सब नॉन वर्बल में है। लेकिन लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन, ये शब्दात्मक है, जहाँ हम शब्दों को बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये वर्बल में आता है। तो 3 हो जाएँगे आपके, 1, 2, 3, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ध्यान का निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? ध्यान के संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न आएँगे। अगर थोड़ा-सा हम परिचय करें, ध्यान हमें पता है हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन को एकाग्र करता है। बहुत सारे लाभ हैं जो हमें चाहिए होते हैं जीवन की दृष्टि से। ध्यान का एक मुख्य प्रयोजन है जो कि समाधि के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। आजकल लोग इस तरह से ध्यान का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ध्यान के अन्य जो लाभ हैं, जैसे मन को शांत करना, चिंताओं को दूर करना, शरीर के जो भी सिस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर काम कराना, उन दृष्टि से लोग ध्यान करते हैं। तो हमें देखा था एनाटॉमी में, हमारे जो ब्रेन है, जो सिस्टम है आपका, उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, खासकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एक है सिम्पैथेटिक सिस्टम। सिम्पैथेटिक सिस्टम था जो फाइट और फ्लाइट मोड था। इसमें स्ट्रेस हार्मोन्स काम करते हैं कि जब हम किसी भी परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं या कोई हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उस समय शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होके जितनी भी क्रियाएं हैं, श्वास प्रश्वास की गति है, हार्ट का ब्लड का पंप करना है, ये सब बढ़ जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है आपका, ये शांत करता है सभी क्रियाओं को, ब्रेन को शांत करेगा। अलग प्रकार की अल्फा वेव्स आपकी जनरेट होती हैं, और साथ में ही
हार्ट बीट है, वे कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, श्वास-प्रश्वास की गति कम हो जाएगी। तो इसी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सिस्टम को एक्टिवेट करने में एक मेन यौगिक प्रक्रिया आपकी ध्यान है, कि ध्यान इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है। तो स्ट्रेस को घटाता है, बिल्कुल सही बात है। ये उसका प्रभाव है, यहाँ पे नहीं पूछा, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ध्यान का प्रभाव क्या है? स्ट्रेस को घटाता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, ये भी है। रक्त शर्करा को सामान्य करता है, ब्लड ग्लूकोज को, ये भी सही है। प्रभाव नहीं पूछा है, तो कोर्टिसोल को बढ़ाता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, वो ध्यान के करने से हमें पता स्ट्रेस कम होता है, तो सीधा सा प्रभाव होगा कोर्टिसोल भी कम होगा ध्यान के करने से, बढ़ेगा नहीं। तो नहीं में आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा कि कोर्टिसोल को बढ़ाता है, ये गलत है। ये ध्यान का प्रभाव नहीं है। शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता? यहाँ भी नहीं है। तो शिक्षण को टीचर जो है प्रभावित करता है, ये भी उस बुक में आता है। बुक में शिक्षण को प्रभावित करने वाले 5 कारक आते हैं। जैसे एक शिक्षक आ ही गया आपका, कंटेंट आ गया आपका, विषय वस्तु, और छात्रों की पहले की जो पृष्ठभूमि है वो। लेकिन ये जो प्रश्न है उससे स्पेसिफिक नहीं है, उससे अलग भी शब्द इसमें प्रयोग किए हैं। तो जब उससे आपका प्रश्न आएगा तो मैं उनकी व्याख्या कर दूंगा। अभी हम कॉमन सेंस के आधार पे देखते हैं कि जो आपका शिक्षण है, टीचिंग है, तो टीचिंग को कौन-कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? टीचर निश्चित रूप से करेगा। स्टूडेंट है कि किस प्रकार से, वैसे तो अगर इस शब्द को बहुत फोकस करें टीचिंग को, तो टीचिंग टीचर से ही जुड़ी रहती है, स्टूडेंट से नहीं जुड़ी होती। लेकिन टीचिंग का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो है स्टूडेंट्स की लर्निंग। उस लर्निंग की दृष्टि से देखें तो स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए छात्र को भी लेना पड़ेगा। और जिस परिवेश में आप उसको कर रहे हो टीचिंग को, वो परिवेश कितना अच्छा है, साउंड पोल्यूशन है या नहीं है, प्रॉपर स्पेस, वेंटिलेशन, वो भी प्रभावित करता है। शिक्षक का जो सामाजिक स्तर है, सामाजिक स्तर से कि वो समाज में कितना प्रबुद्ध है, कितना पैसा है, क्या स्टेटस है, ये सब चीजें टीचिंग को प्रभावित नहीं करती। छात्रों का पूर्व अनुभव, स्तर नहीं कह रहा हूँ, छात्रों का पूर्व अनुभव, या शिक्षक का भी कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर ना लिख के शिक्षक का पूर्व अनुभव लिखते, तो वो प्रभावित कर सकता था। लेकिन सामाजिक स्तर, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, ये सब चीजें उतनी प्रभावित नहीं करती। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भावोत्पादक शिक्षण के लिए लेसन प्लानिंग जो है उसको कब तैयार किया जाना चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए? तो ये भी आपका उसी पुस्तक से संबंधित है। लेसन प्लान करके एक चैप्टर है आपका, जिसमें बताया गया है कि लेसन प्लानिंग के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और उसको तैयार करने में क्या-क्या सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। उसमें कहा है कि जो लेसन प्लानिंग हम करेंगे, पाठ योजना, वो पाठ से ठीक पहले या तुरंत पहले तैयार की जानी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। 1 सप्ताह पहले ऐसा नहीं लिखा है। 1-2 दिन पहले ये भी नहीं, कक्षा की समाप्ति के बाद, ये तो वैसे भी इलॉजिकल लगता है। तो कक्षा से ठीक पहले, तो कुछ देर पहले आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। योग के व्यावहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तर जो सेशन है, उसको कब आयोजित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न आपका आगे भी आप देखेंगे बहुत बार आएगा, तो चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं इसका जो क्रम है, अभी आपके सामने रख देता हूँ कि जब हम अ, व्यावहारिक प्रैक्टिकल एजुकेशन करते हैं योग की, मुख्यतः व्यावहारिक शिक्षण के संदर्भ में है, कोई सिद्धांत हम टीच करें उसमें नहीं। उसमें सबसे पहले पाठ का प्रारंभ, जो कि पहला ही प्रश्न था आपका, प्रार्थना से किया जाता है। कि कोई सुखासन में बैठ जाओ आप, और जो सामूहिक रूप से सभी विद्यार्थी मिलकर कोई प्रार्थना करें, ओम का उच्चारण करें, ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में आपका फिर क्रिया विधि जो भी करनी है, उसमें बैठने की व्यवस्था, ये भी ध्यान रखिएगा, बैठने की व्यवस्था सेकंड नंबर पे आएगी। ज़्यादातर हम मानते हैं कि पहले बैठने की व्यवस्था करके प्रार्थना करेंगे। इन्होंने कहा है कि पहले आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करके आपका बाहर से जो मस्तिष्क है वो हट के कक्षा के वातावरण में वो स्थिर होगा, तब उनको आपको जिस तरह की क्रिया विधि है उस आधार पे उसको बिठा सकते हो। सामान्यतः तो बैठ ही जाएँगे, लेकिन जो-जो आप आसन
कराना चाह रहे हो, उस दृष्टि से जो बैठने की व्यवस्था है, वो आप बाद में कर सकते हो। थर्ड स्टेप पे आप क्या करोगे? अभ्यास का मौखिक परिचय दोगे, ओरल प्रेजेंटेशन होगा आपका, जो भी आप सिखाना चाहते हो। उसमें पहले की बातों को भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, जो-जो बताया था। उसमें आपको विषय जो प्रस्तुतिकरण करना, वो भी कर सकते हो। चौथे स्टेप पे आता है आपका, जो अध्यापक पढ़ाना चाहता है, उसका आंशिक या पूर्ण रूप में डेमोंस्ट्रेशन दे, प्रदर्शन करे। ये अध्यापक के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, डेमोंस्ट्रेशन। जैसे मान लो कोई वक्रासन कराना है, तो खुद वक्रासन करके दिखाएँ। चौथा हो गया। 5वें स्टेप पे आता आपका व्यक्तिशः अभ्यास, कि जो भी छात्र हैं, उनको अलग-अलग अभ्यास करने के लिए कहें। तो ये व्यक्तिशः अभ्यास है। फिर छठे पे आता है आपका समूह। अब सबको मिलकर, पूरे समूह को एक निर्देश के आधार पर अभ्यास करने के लिए कहें। तो समूह अभ्यास बाद में आते भी कई बार आता है, कि व्यक्तिशः अभ्यास और फिर समूह अभ्यास। तो पहले व्यक्तिशः अभ्यास आता है, फिर समूह अभ्यास। 7वें पे आपका आता है शिथिलीकरण, कि जो भी थकावट हुई है, उस थकावट को हम रिलैक्स करके दूर करें। इसमें शवासन कर सकते हैं आपका लेटकर। और सबसे अंत में आता है आपका प्रश्नोत्तर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आगे देखेंगे बहुत बार प्रश्न आएँगे। तो जो भी कठिनाइयाँ हुई, संदेह हैं उनको उस विषय को करने में, तो उसके संदर्भ में प्रश्नोत्तर किया जा सकता है, अध्यापक उनका समाधान करेगा। तो यहाँ पे कि प्रश्नोत्तर जो है, उसको कब आयोजित किया जाना है? पाठ के अंत में। 4th ऑप्शन आपका बनेगा। छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। तो योग का जब भी प्रैक्टिकल शिक्षण किया जाता है, तो सबसे अच्छी व्यवस्था वो होती है, मान लो कि ये टीचर बैठा है, तो सबका फेस टीचर के सामने हो, और टीचर भी उनको देख सके, छात्र भी टीचर को देख सके। तो उसमें जैसे अर्धचंद्राकार है, अर्धवृत्ताकार है। यदि पूरा सर्कल कर देते हैं, तो पीछे की तरफ बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं, उनका आई कॉन्टैक्ट टीचर के साथ नहीं होगा। तो जब भी प्रभावी व्यवस्था की बात आती है, तो अर्ध वाली आएगी, अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार। ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वृत्ताकार सही नहीं है, पंक्ति में बिठा देना ऐसे। तो पंक्ति में जो आगे बैठे हैं उनको तो ठीक है, पीछे जो बैठे हैं उनको देखने में या टीचर के साथ में आई कॉन्टैक्ट में दिक्कत होगी। ये स्तंभाकार कॉलम वाइज आप ऐसे-ऐसे करके बिठा रहे हो, पंक्ति मतलब ऐसे हो जाएगी और कॉलम मतलब ऐसे हो जाएगा। तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, सबसे अच्छी व्यवस्था आपकी अर्धवृत्ताकार। आगे कथन कारण का प्रश्न है कि ध्यान का अभ्यास, ध्यान से अभी भी एक प्रश्न आया था, फिर दोबारा आ गया। ध्यान का अभ्यास तनाव से राहत प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ध्यान करने से अल्फा वेव्स जनरेट होती है हमारे मस्तिष्क में, और वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करती है, जिससे स्ट्रेस जो है आपका वो कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके कम हो जाते हैं। तर्क दिया कि विभिन्न शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के स्राव को बढ़ाता है। बस यहीं पे गलती हो गई। अगर व्यक्ति फ्लो में इसको ध्यान नहीं देता, क्योंकि आगे सब ठीक है, मन को आराम पहुंचाता है, सही है, तनाव से राहत प्रदान करता, सही है। अगर बढ़ाता हुआ ना लिख के कम करता है, तो ये पंक्ति भी सही होती, सही व्याख्या भी होती। लेकिन उन्होंने बढ़ाता है लिखा है, और यही यहाँ पे गलती हो गई। तो पहली पंक्ति सही होगी, दूसरी पंक्ति गलत। उस आधार पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस परीक्षा में इतना ही रखते हैं। शुरुआत हम थोड़े-थोड़े प्रश्नों से करते हैं, फिर आगे हम इसको बढ़ाएँगे। ओम शम